नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पीएससी अड्डा चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है राहुल व्यास और अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो दोस्तों हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था जो भारतीय अफवाह प्रणाली है वो किस प्रकार से कार्य कर रही है हमारे यहाँ पर, और उसमें भी हमने जो है हिमालय नदी विकास क्रम जिसमें अलग अलग जो है तंत्र हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि सिंधु तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रखता है, इसलिए ये अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पर आपको पहले से एक होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब जितनी भी हम क्लासेस यहाँ पर देखेंगे जियोग्राफी संबंधित, उसमें आपको एक काम करना होगा कि जैसे कि मैं आपको ये मैप प्रोवाइड करता हूं, या फिर आप जो भी XYZ जियोग्राफी में पढ़ते हैं तो उसको आप इंडिया के मैप में जरूर जो है लोकेट करना शुरू कर दीजिए। जो बिगनर्स हैं दोस्तों वो इंडिया और MP का मैप जो है बनाना आप जरूर जो है सीख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये तो आपके लिए काम आने ही वाला है आगे भी। ठीक है, तो अपनी आंसर राइटिंग में दोस्तों आप जो है मैप्स का आपको यूज करना होगा, इसलिए अगर आपको मैप बनाना नहीं आता है तो आप मैप बनाना सीखिए। और अगर मैप बनाना आता है आपको तो जो भी हमारी जो क्लासेस हो रही है इसमें आप जितनी भी लोकेशन देखेंगे उनको जो है उनको उसमें लोकेट कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हम इसमें जानने वाले हैं भारतीय जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी नदियों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो दक्षिण भारत का हिस्सा है उसमें किस प्रकार से जो है नदियां बह रही है, किस ओर वह जो है जा रही हैं, काफी कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं और हम जो है बेसिक से प्रायद्वीपीय भारत को देखते हैं। मैंने प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा आपको अच्छे से समझाया है, तो यहाँ पर आपका ये डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय भारत आखिर है क्या। ठीक है, तो ये पूरा जो इलाका है दोस्तों ये हम इसे बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, हमने अभी जो हिमालय नदी विकास क्रम में देखा ये नॉर्थ का पूरा हिस्सा हमने कवर कर लिया है। अब हम जो देखने वाले हैं वो दक्षिण भारत की नदियों को। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम जो है नदियों को कवर करेंगे। पहले आप जो है कुछ लोकेशंस देख लीजिए। तो कैसे कि यहाँ पर आपको दिखेगी महानदी नदी। ठीक है, तो इस महानदी का नाम ही महानदी है। तो यहाँ पर आपको मिलेगी ये पूरी, और इस प्रकार से बहकर जो है एंड में यहाँ पर महानदी डेल्टा बनाती है जो बंगाल खाड़ी में गिरती है। आगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी हमारे MP की 2 प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती। ये पूर्व की दिशा में नहीं बहते हुए पश्चिम की दिशा में गमन करती हैं, और दोनों ही नदियां जो है भ्रंश घाटी में बहती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अरब सागर में गिरती हैं दोनों नदियां, जबकि बाकी जो अन्य नदियां हैं ये मेन नदियां आपको यहाँ पर दिख रही होगी। जो महानदी है ये पूर्व की ओर जाती हैं और बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। इसी प्रकार से जो गोदावरी है वो महाराष्ट्र के यहाँ से निकलती हैं त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, और इस प्रकार गमन करते हुए लास्ट में यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और फिर आगे जो है नेक्स्ट नदी जो है इसके दक्षिण में निकलती है कृष्णा नदी, और ये भी जो है आगे जाके डेल्टा बनाती हैं और बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। फिर यहाँ पर जो प्रमुख नदी है दक्षिण की वो है एक और कावेरी नदी। ठीक है, तो ये यहाँ से निकलती है कर्नाटक से और इस प्रकार होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हो गई एक मैप्स की बात। अब यहाँ पर एक और आपको मैप दिखेगा दोस्तों, यहाँ पर मेन नदियों के साथ साथ कुछ और नदियां भी अन्य नदियां आपको जो है देखने को मिलेगी। जैसे कि जो नर्मदा और ताप्ती नदी है इसके नीचे आपको दिखेगी एक पेनगंगा नदी। ठीक है, तो जो पेनगंगा नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है, और इसके नीचे आपको दिखेगी 2 अलग नदियां भीमा और कृष्णा। ठीक है, तो ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं दोस्तों, और इसी प्रकार से एक और नदी मिलेगी यहाँ पर तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तो ये सभी जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं, और इस प्रकार से जो कृष्णा बह रही थी अभी आपने देखा इसमें ये यहाँ तक पूरी जो है इसके लिए सहायता करती है बहने में। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको एक और मिलेगी दोस्तों पेन्नार नदी। ठीक है, ये पेन्नार नदी जो है यहाँ से निकलती है और इस प्रकार से ये आगे जो है बंगाल खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कावेरी नदी आपको दिखाई दी मैंने। फिर यहाँ पर इसके दक्षिण में एक और नदी मिलेगी, छोटी नदी है वेगई जो केरल में बहती है, और एक और नदी है पेरियार नदी, ये केरल की महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको इन सबकी चीज लोकेशन जो है वो क्लियर होने चाहिए, कौन सी नदी किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, किस सागर में जो है गिर रही है, ये सभी आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों हम थ्योरी के ऊपर, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। पहले भारतीय प्रायद्वीप में अनेक नदियां प्रवाहित है। इनमें से अधिकांश जो है परिपक्व अवस्था को
प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर परिपक्व अवस्था ही क्या है दोस्तों, यहाँ पर कि मैंने जो आपको दो नदियों के बारे में बताया है, एक तो हिमालय नदी वाली कंडीशन और दूसरा जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो परिपक्व अवस्था यानी कि वो पूर्णतः विकसित हो चुकी है, जबकि आप देखेंगे जो हिमालय की नदियां हैं वो ग्लेशियर से निकलती है और वो निरंतर जो है बहती जाती हैं, अपने में जो है उसका जो है विकास निरंतर होता रहता है। जबकि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो पठारी जो है भाग का हिस्सा है और जो मौसम के ऊपर वो ज्यादा डिपेंड करती हैं, इसलिए वो क्या है कि काफी प्राचीन समय से बह रही हैं, जब प्रायद्वीपीय पठार का जो है हिस्सा निर्मित हुआ था। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, जो नदियां हैं ये काफी प्राचीन है और ये अब जो है अपने विकास को पूर्णतः प्राप्त कर चुकी हैं, तो इसलिए इसको बोला गया है परिपक्व अवस्था को ये प्रदर्शित करती है। विशेषकर घाटियों के निम्नवर्ती क्षेत्र की जो नदियां हैं, यानी कि जो घाटियों में बहने वाली नदियां हैं, जैसे कि जो नर्मदा, ताप्ती, ये भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो ये सारी जो नदियां हैं ये परिपक्व नदियां का उदाहरण है। मैदानी भाग की नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां आकार में छोटी हैं, जो आपने देखा कि नॉर्थ में बहती नदियां हैं जैसे कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, काफी विशाल नदियां हैं दोस्तों, जबकि आप देखेंगे जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ये काफी लंबे समय तक बहती तो है, परंतु वहां पर क्या होता है कि जब हम तुलना करते हैं तो जो मैदानी भाग की नदियों के मुकाबले प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो आकार में छोटी नजर आएगी। यहाँ की जो नदियां हैं वो अधिकांश मौसमी हैं, यानी कि मौसम के ऊपर निर्भर करती हैं। जो वर्षा होता है दोस्तों, यानी कि वर्षा हर साल होती है, उसके ऊपर जो है ये नदियां डिपेंड करती है कि अगर मान लीजिए कि वर्षा ज्यादा होती है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है और अगर वर्षा कम हो जाती है तो नदियां भी सूख जाती है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में जो है इन नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है और शुष्क ऋतु में जो है इनका जल स्तर काफी कम हो जाता है। तो ये नदियां जो है मौसमी है। ठीक है, और इस क्षेत्र की जो नदियां कम गहरी है, यानी कि क्या होता है दोस्तों कि जो नॉर्थ की नदियां मैंने आपको डिस्कस की हैं वो काफी गहरी हैं। कैसे कि वो क्या है कि उनमें जो है अपर्दन की क्षमता होती है, काटने छाटने की जो है उनमें काफी क्षमता होती है, इसलिए वो अपने जो मार्ग होते हैं उसमें काफी जो है गहराई तक कटाव करती जाती है। जबकि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उसमें अपर्दन की क्षमता जो है अब खो चुकी है, क्योंकि वो परिपक्व अवस्था में आ चुकी है। यहाँ पर आप इस प्रकार एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं दोस्तों कि जो नया अगर मान लीजिए कोई बालक होता है तो उसमें काफी एनर्जी होती है, जबकि वहीं आप जो है पुराना अगर मान लीजिए परिपक्व व्यक्ति होता है, जिसे हम जो है बूढ़े व्यक्ति भी बोल सकते हैं, अनुभव वाले व्यक्ति, तो वो काफी जो है मतलब एक हम कह सकते हैं कि जो बालक के मुकाबले जो है उनमें कम एनर्जी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो एक बूढ़ी प्रकार की नदियां हैं, अपनी जो है वृद्धावस्था को वो प्राप्त कर चुकी हैं, जबकि जो नॉर्थ की नदियां हैं वो काफी अभी जो है जवान की कंडीशन में है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों कि परंतु इन नदियों की जो घाटियां हैं वो चौड़ी हैं, तो इनका जो चौड़ाई है वो काफी बड़ी आपको मिलेगी। ठीक है, फैली फैली ये जो नदियां जो है अपने क्षेत्र में निरंतर बहती रहती हैं। इनकी जो अपर्दन क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको समझा ही दिया है अभी। और यहाँ की अधिकांश नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो क्या हुआ कि दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, या फिर कृष्णा, कावेरी, ये सभी जो नदियां हैं प्रमुख ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती। जबकि आपको पश्चिम में देखेंगे तो अरब सागर में काफी कम ही जो है नदियां देखने को मिलेगी। कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं और कुछ नदियां गंगा तथा यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि जो यमुना नदी में हमने डिस्कस किया था उसमें चंबल, सिंध, बेतवा, ये सभी जो नदियां मिलती हैं दोस्तों ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियां ही हैं, जो यमुना में जाकर जो है नॉर्थ में मिलती हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो कुछ नदियां अरावली तथा मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश से निकलकर कच्छ के रण या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो गुजरात का जो इलाका है कच्छ का, उसमें और दक्षिण में आप देखेंगे जो खंबात की खाड़ी है गुजरात के, वहां पर आपको जो मिलेंगे ये बहुत सारी जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, कच्छ के रण की तरफ भी जाती हैं और खंबात की खाड़ी में भी जो है ये गिरती रहती हैं। ठीक है, अब देखें दोस्तों हम कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं इसको हम दो रूपों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है कि पूर्वी प्रवाह वाली नदियां, यानी कि जो पूर्व की दिशा में बह रही हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट जो नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिनती है उनमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि महानदी। अब महानदी को हम अच्छे से देखते हैं तो 858 किलोमीटर लंबी अफवाह प्रणाली वाली महानदी नदी का जो उद्गम स्थल है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं आएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ आएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ियों का सिहावा नामक जो है स्थल है
ठीक है। तो जो एमपी का अनूपपुर जिला है वहां पर अमरकंटक की पहाड़ियां आपको मिलेगी, परंतु उसका जो है कुछ विस्तार दोस्तों जो है छतरपुर का छत्तीसगढ़ का जो है रायपुर जिला जो है उसमें भी आपको अमरकंटक पहाड़ियां जो है मिलेगी। वहीं से जो है यहाँ पर ये नदी का जो है उद्गम होता है। जो सिहावा नामक स्थल है, ये याद रखिए दोस्तों कि सिहावा नामक जो स्थल है छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ियों का स्थल है, इससे जो है महानदी का उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ से पूर्व व दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई जो है महानदी ओडिशा में कटक के निकट बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। तो जो महानदी है दोस्तों वो डेल्टा का निर्माण किस सिटी के निकट करती है, तो ओडिशा की जो कटक जिला है वहां से जो है इसका निर्माण ये करना शुरू कर देती है। सियोनाथ, हसदेव, मंड और डूब उत्तर की ओर से आकर जो है महानदी में मिलती हैं। तो ये सभी जो नदियां हैं ये छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे कि सियोनाथ, हसदेव, मंड और डूब, ये सभी क्या है नॉर्थ दिशा से आती हैं और महानदी में मिल जाती हैं। तेल नदी जो है वो बाईं ओर से इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो महानदी में बाईं ओर से कौन से आकर नदी मिलती है, तो तेल नदी मिलती है और ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। संबलपुर के समीप महानदी एक विशाल नदी का रूप धारण कर लेती है। तो जो महानदी है दोस्तों ये संबलपुर जो है ओडिशा का एक जिला है, उसके निकट जो है ये एक विशाल रूप धारण कर लेती है। यानी कि वहां से क्या होती है कि जो महानदी है वो कई धाराओं में विभक्त होने लग जाती है और एक डेल्टा का निर्माण करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो अपना आकार है वो एक विस्तृत रूप में कर लेती है। और महानदी का जो कुल जलग्रहण क्षेत्र है ये कितना है, लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 53% जो है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो जो 53% है महानदी का एरिया वो ज्यादातर छत्तीसगढ़ में पड़ता है और 46% ओडिशा में पड़ता है। अब बहुत सारे दोस्तों आपको जो डेटा है बुक्स में वो ये मिलता है कि मध्य प्रदेश में महानदी निकलती है, तो ये रोंग है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ था 2000 में, उसके बाद जो है ये महानदी का एरिया वो छत्तीसगढ़ में चला गया है। इसलिए यहाँ पर जो मैंने आंकड़ा बताया कि 53% जो है छत्तीसगढ़ में इसका एरिया पड़ता है अफवाह क्षेत्र का और 46% जो है ओडिशा में पड़ता है। ठीक है, तो 2 राज्यों से ये गुजरती है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नदी को हम देखें तो गोदावरी नदी। अब इसको हम डिस्कस करें कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों में गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, तो मैंने आपको बताया कि वो गंगा नदी है। और जबकि यहाँ पर आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की, या हम कहें कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो वो कौन सी है, गोदावरी नदी। एक क्वेश्चन भी आया था दोस्तों एमपीपीएससी 2017 की हुई थी फरवरी 2018 में, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि सेकेंड नंबर पर जो है दक्षिण भारत में कौन सा अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है, तो गोदावरी का वहां पर जो है आंसर करेक्ट था। यानी कि गोदावरी जो है उसका अफवाह तंत्र काफी बड़ा है। जैसे कि यहाँ पर ये निकलेगी तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, फिर कुछ भाग जो है तेलंगाना, इस प्रकार जो है काफी जो है ये विस्तृत एरिया लेकर जो है प्रवाहित होती है। तो ये क्वेश्चन भी बना था। ठीक है, तो इसलिए आप हर चीज हल्के में नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आपको समझना होगा दोस्तों कि जो गोदावरी है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और पूरे टोटल भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा नदी। ठीक है, और भारत में विस्तार की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यानी कि ये लंबाई के मामले में ज्यादा बड़ी है। फिर इसके बाद है कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा की संज्ञा भी दी जाती है। तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, वृद्ध गंगा, यानी कि बूढ़ी गंगा गोदावरी को बोला जाता है और इसका एक और नाम है दक्षिण गंगा। ठीक है, तो दक्षिण की ये गंगा भी बोला जाता है इसको। अब ये दक्षिण की गंगा किस आधार पर बोला जाता है, इसी आधार पर बोला जाता है दोस्तों जिस प्रकार से गंगा की लंबाई सबसे ज्यादा है, इसलिए गोदावरी नदी को भी लंबाई के आधार पर ये इसे दक्षिण की गंगा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई जो है कितनी है, तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र कितना है, तो लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर। पश्चिम घाट में नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक नामक स्थल से इस नदी का उद्गम होता है। तो जो महानदी है गोदावरी नदी दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है, तो पश्चिम घाट में भी कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है उनकी जो है पहाड़ियों, जो त्र्यंबक की वेश्वर की जो पहाड़ियां हैं वहां से जो है इस नदी का उद्गम होता है और यहां से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई और अनेक छोटी छोटी नदियों को अपने में समाहित करती हुई यह आगे बढ़ती है। पूर्वी घाट में थोड़ी दूर तक तंग घाटी बनाने के बाद यह नदी बहुत फैल जाती है।
राजमुंद्री के समीप जो है गोदावरी नदी की जो चौड़ाई है वो 2750 मीटर हो जाती हैं। और उत्तर में इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो हैं कौन कौन सी हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो नॉर्थ से आकर जो है इस गोदावरी नदी में मिलती है उसमें है प्राणहिता और इंद्रावती, शबरी, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा और ताल, मूला, प्रवरा आदि जो है इसकी नॉर्थ से मिलने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों जो एमपी की वर्धा नदी है वो क्या होती है कि वेनगंगा से जब मिल जाती है तो उसी का नाम हो जाता है महाराष्ट्र में प्राणहिता। तो यहाँ पर जो वर्धा नदी है वो हमारे बैतूल के वर्धन शिखर से निकलती है, एमपी का जिला है, वहां से ये वर्धा नदी निकलती है। इसी प्रकार से वेनगंगा जो है सिवनी जिले से, एमपी के, वहां से निकलती है। और दोनों नदियां जब महाराष्ट्र में एक मिल जाती है तो उसका नाम हो जाता है प्राणहिता, और प्राणहिता आगे जाकर जो है गोदावरी में मिल जाती है। तो ये सभी प्रमुख फैक्ट्स हैं। और इनकी जो है नॉर्थ से मिलने वाली नदियां आपको याद हो जानी चाहिए। दक्षिण में जो है इस गोदावरी नदी में कौन सी मिलती है, तो मंजीरा नदी इसमें मिलती है, ठीक है। तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदी कौन सी है दोस्तों गोदावरी की, वो है मंजीरा नदी। धवलेश्वर के बाद गोदावरी 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। तो ये आगे बढ़ती है दोस्तों, तो धवलेश्वर के समीप जो गोदावरी है वो 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। पूर्वी शाखा को जो है नाम दिया जाता है गोदावरी, जो है गौतमी गोदावरी इसका नाम पड़ जाता है। और जो पश्चिमी शाखा बढ़ती है इसको बोला जाता है वशिष्ठ गोदावरी के नाम से। तो इसके 2 शाखाओं के नाम हो जाते हैं गौतमी गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी, ठीक है। और इसके बीच में एक और नदी जो है वैष्णव गोदावरी के नाम से प्रवाहित होती है। तो इसके एक और बीच में से बहती है दोस्तों वैष्णव गोदावरी। गोदावरी की ये तीनों शाखाएं जो है क्रमशः येनस, नरसापुर और नागरा नामक स्थलों पर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि एंड में आते आते जो गोदावरी है वो डेल्टा का निर्माण करती है, तो वो अपनी जो है कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसलिए ये जो है अलग अलग शाखाएं जो हैं वो अलग अलग स्थानों पर बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है गिर जाते हैं या मिल जाते हैं एक जगह, ठीक है। तो ये सभी जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा बताई जा रही जानकारी है वो अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। आगे हैं दोस्तों हम नेक्स्ट नदी देखें तो कृष्णा नदी। सब प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों यहाँ पर, कि मेन जो नदियां हैं वो तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनके क्वेश्चंस अक्सर बनते ही रहते हैं। बाकी अगर आपको जैसे कि लिखने के लिए मैं बता रहा हूं तो इनकी जो सहायक नदियां हैं वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर हम देखें कृष्णा नदी को, तो प्रायद्वीपीय भारत में वह प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो गोदावरी है। उसके बाद सेकंड नंबर पर लंबी नदी का नाम आता है, इसके बाद दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की कृष्णा नदी, ठीक है। पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के उत्तर में 1327 मीटर की ऊंचाई पर कृष्णा नदी का उद्गम स्थल होता है। तो कृष्णा नदी दोस्तों कहां से निकलती है, पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र का एक और स्थान है दोस्तों महाबलेश्वर। ये घूमने लायक पर्यटन स्थल है महाबलेश्वर, काफी अच्छा स्थल है। तो यहाँ से जो है पहाड़ियों का इलाका है, यहाँ से जो है ये नदी निकलती है, कृष्णा का उद्गम स्थल है। और इस नदी की जो है टोटल लंबाई है वो कितनी है, तो 1400 किलोमीटर है। और इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र है वो कितना है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर। कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा और घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां। तो ये सभी जो दोस्तों आपने देखा कि जो प्रमुख सहायक नदियां हैं कृष्णा की वो कौन कौन सी है। कोयना है, वर्णा है, यरला है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाट प्रभा, माल प्रभा, फिर भीमा, तुंगभद्रा और मूसी। तो इन सब के नाम जो है आप इंडियन ज्योग्राफी में अक्सर सुनने को मिलेगा। तो ये सभी नाम आप याद कर लीजिए। और ये सभी जो है सहायक नदियां गहरी घाटियों में बहती हैं, वर्षा के दिनों में जल से परिपूर्ण होती हैं। भीमा और तुंगभद्रा के जो है अतिरिक्त अन्य नदियों का जलस्तर शुष्क मौसम में काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी मौसमी नदियां हैं, इसलिए उनका इफेक्ट होता है इन पर। और तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, तो है तुंगभद्रा, ठीक है। इस नदी का जो है कुल जलग्रहण क्षेत्र कितना है, तो 71,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो तुंगभद्रा का आप ये याद रखिए। और तुंगभद्रा का जो निर्माण है 2 श्रेणियों तुंग और भद्रा के मिलन से होता है। तो 2 अलग अलग नदियां दोस्तों हैं, तुंग और भद्रा। ये दोनों जब मिल जाती है तो उसका एक लंबा नाम हो जाता है तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा का जो उद्गम स्थल है वो कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में पश्चिमी घाट में 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगा मूल नामक चोटी है, ठीक है। तो कर्नाटक के स्थान से निकलती है तुंगभद्रा जो है 640 किलोमीटर की लंबाई पूर्ण करने के बाद कुरनूल के समीप कृष्णा में समाहित हो जाती है, ठीक है। तो ये कहां पर मिलती है दोस्तों, कृष्णा से कुरनूल के समीप, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जिला है कुरनूल।
और भीमा जो है नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है टोटल 76,000 वर्ग किलोमीटर, और यह नदी दक्षिण महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहती है। ठीक है, तो जो कृष्णा नदी है दोस्तों वो कहाँ कहाँ बहती है, तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहती है, तथा विजयवाड़ा के निकट, विजयवाड़ा के नीचे जो है डेल्टा का निर्माण ये करती है। कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं, और कृष्णा नदी का जो डेल्टा है गोदावरी के डेल्टा से मिला हुआ है। ठीक है, तो ये सभी जो है आप फैक्ट्स अच्छे से याद कर लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट नदी है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो झारखंड में छोटा नागपुर पठार में रांची के दक्षिण पश्चिम में। तो ये नदी जो है स्वर्ण रेखा कहाँ से निकलती है, तो झारखंड में छोटा नागपुर जो पठार है वहां से निकलती है रांची के समीप से। इस नदी का जो प्रवाह है सामान्यतः पूर्वी दिशा में है, पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और स्वर्ण रेखा नदी का जो विस्तार है मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूम, ओडिशा के मयूरभंज और पश्चिम बंगाल के जो मिदनापुर जिले हैं यहाँ से ये बहती है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों स्वर्ण रेखा जो नदी है कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, तो झारखंड और ओडिशा, पश्चिम बंगाल से जो है होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। स्वर्ण रेखा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 395 किलोमीटर है, और कहीं कहीं इसकी जो है ये लंबाई भी मिलती है। इसका जो कुल जलग्रहण क्षेत्र है वो कितना है, लगभग 19,000 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर आपको एक और नदी देखने को मिलेगी, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी का जो निर्माण है वो कोयल और शंख नदियों से, यहाँ पर शंख आएगा दोस्तों, कोयल और शंख नदियों के मिलन से जो है ब्राह्मणी नदी का विकास होता है, या फिर हम कहें कि जब दोनों नदियां मिल जाती हैं, कोयल और शंख, इन दोनों नदियां जब मिल जाती है तो उसका नाम हो जाता है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल भी वही है जहां से स्वर्ण रेखा नदी है। तो कहां से निकलती है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया स्वर्ण रेखा नदी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। कोयल और शंख जो नदियां हैं गंगपुर के समीप एक दूसरे से मिलती हैं। ब्राह्मणी नदी का जो प्रवाह है बोनाई, तलचर और बालासोर जिले, ये सभी जो है ओडिशा के इलाके हैं, तो यहाँ पर जो है ये समीप में प्रवाहित होती रहती हैं इनके पास। और बंगाल की जो खाड़ी में गिरने से ठीक पूर्व वैतरणी नदी जो है ब्राह्मणी से मिलती है। तो ब्राह्मणी जो है नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो उससे पहले जो है एक और मुख्य नदी है दोस्तों वैतरणी नदी, वो उससे आकर मिल जाती है। ब्राह्मणी नदी की जो कुल लंबाई है 705 किलोमीटर है, और इसका जो कुल जलग्रहण क्षेत्र है वो लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर के पास है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नदी आपको देखने को मिलेगी जो मैंने आपको अभी बताया, वैतरणी नदी का नाम। वैतरणी नदी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, ओडिशा के क्योंझर पठार से। तो ओडिशा का इलाका है दोस्तों क्योंझर, क्योंझर बहुत फेमस है, क्योंझर की वहाँ पर खदानें भी हैं, और वहाँ से जो है काफी बहुमूल्य खनिज जो है हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोयला हो गया या फिर अन्य खनिज, तो ये सभी जो है मुख्य है। तो वहां से जो है दोस्तों क्योंझर पठार ओडिशा के, वहां से वैतरणी नदी निकलती है, और वैतरणी नदी की जो कुल लंबाई है वो 333 किलोमीटर है। इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र प्रायद्वीप के पूर्व भाग में लगभग 19,000 वर्ग किलोमीटर। तो आप यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल इसकी जानकारी रखें कि वैतरणी नदी भी ओडिशा के क्योंझर से निकलती है। ठीक है, फिर आगे है दोस्तों एक और नदी पेन्नार नदी, इसको मैंने आपको बताया है मैप में। इस नदी का जो उद्गम है कोलार जिला कर्नाटक से होता है। तो ये जो पेन्नार नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक के कोलार जिले से निकलती है, और चित्रावती और पापाग्री इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इस नदी की दो शाखाएं हैं, उत्तरी पेन्नार 560 किलोमीटर लंबी है, और कुडप्पा अनंतपुर के मार्ग से प्रवाहित होती हुई नेल्लूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये जो उत्तरी पेन्नार के बारे में ये जानकारी दी आपको, और दक्षिणी पेन्नार जो है ये 620 किलोमीटर लंबी है, और तमिलनाडु में सैलम और दक्षिणी अर्काड जिलों में प्रवाहित होती, कुलाडोर के उत्तर में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो आप सिर्फ इतना से याद रखिए दोस्तों कि पेन्नार का उद्गम स्थल कहाँ है, और इसकी दो शाखाएं हैं, उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार, दोनों जो है इन इलाकों से होते हुए जो है कहाँ गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नदी जो है महत्वपूर्ण दोस्तों, कावेरी नदी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत की सबसे तीसरी लंबी नदी जो है ये कह सकते हैं आप, और इस नदी का जो उद्गम है कर्नाटक के कुर्ग जिले, तो कर्नाटक का कुर्ग जिला है, वहां पर भी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के से ये निकलती है दोस्तों कावेरी नदी। ठीक है, और इसकी मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है 1341 मीटर। मैदानी भाग में अवतरित होने के पूर्व यह नदी मैसूर के पठार में प्रवाहित होती है। तो जो कावेरी नदी है दोस्तों वो मैसूर के पठार में प्रवाहित होती है। यह नदी जो है दक्षिण पूर्व दिशा में कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में 805 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। तो कावेरी नदी तो काफी बार जो है करंट अफेयर में भी जो है आती रहती है दोस्तों, क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है कावेरी जल विवाद जो है लेकर
दिक्कत रहती है। ठीक है, तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी फैसला सुनाया गया था कावेरी जल संकट के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है कि जो मुख्य है, यहाँ पर 4 चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कावेरी जो नदी है वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य तीनों से होकर गुजरती है, और पुदुचेरी जो हिस्सा है उससे भी जो है ये प्रभावित होती है, क्योंकि पुदुचेरी के 3 जो हिस्से हैं वो इन्हीं इलाकों में तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मुख्य चीजें हैं दोस्तों कि 2 राज्य तो ये मुख्य हैं, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इनके विवाद हैं, जबकि यहाँ पर ये जो कावेरी जल विवाद है, अगर इसके बारे में आता है ज्यादा डीप में, तो वहां पर केरल और पुदुचेरी भी जो है उसमें सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है, 805 किलोमीटर है, और उत्तर की ओर हिमावती, लोकपावनी, सिमसा और अर्कावती जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक बार और मैं रिपीट करता हूं दोस्तों कि इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं, हेमावती है, लोकपावनी नदी है, उसके बाद है सिमसा, अर्कावती। ठीक है, और जबकि दक्षिण की ओर जो है इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो लक्ष्मण तीर्थ है, कबबिनी है, और स्वर्णवती, भवानी और अमरावती है। ठीक है, तो अमरावती तो आपको याद ही होगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, तो अमरावती से आप याद रख लीजिए लक्ष्मण तीर्थ, तो लक्ष्मण जी घूमने गए थे। इस प्रकार से ये मुख्य सहायक नदियां दोस्तों आप याद कर लीजिए, सभी जो है इंपॉर्टेंट है कावेरी जल रिवर से लेकर। ठीक है, तमिलनाडु में प्रवेश करने के पूर्व कावेरी को मेगादाटू, आडू, थंडम कावेरी आदि नामों से जाना जाता है। ये लोकल नाम है दोस्तों, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत मत करिए। और श्रीरंगम के पास यह नदी उत्तरी कावेरी और दक्षिणी कावेरी के नाम से शाखाओं में विभक्त हो जाती है। तो जो श्रीरंगम के पास दोस्तों जो कावेरी है वो 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, उत्तरी कावेरी और दक्षिणी कावेरी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने के पूर्व कावेरी विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का जो आरंभ है वो तिरुचिरापल्ली से 16 किलोमीटर पूर्व होता है। कावेरी का जो डेल्टा है लगभग 31,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें से लगभग 55% तो तमिलनाडु में पड़ता है और 41% कर्नाटक में और 3% केरल के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं कह रहा था कि जो कर्नाटक से ये निकलती है दोस्तों, तो ये अलग अलग राज्यों के लिए विवाद का विषय भी कावेरी जल विवाद है। ठीक है, और इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो कावेरी जो नदी है वो अपने प्रवाह मार्ग में शिव समुद्रम, ठीक है, और होके नागल नामक 2 विशाल जलप्रपातों का निर्माण करती है। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है दोस्तों वो कौन सी नदी पर है, तो कावेरी नदी। ठीक है, और प्राचीन काल का जो प्रसिद्ध कावेरी पट्टम बंदरगाह जो है वो कावेरी नदी के तट पर ही था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको काफी जो मेन जो नदियां हैं वो आपको जानने को मिली होगी। तो हम एक और नदी जो है देख लेते हैं यहाँ पर, ताम्रपर्णी नदी। फिर हम चलते हैं पश्चिम वाली जो है नदियों को देखने। तो पहले है ताम्रपर्णी नदी को देख लेते हैं कि इस नदी का जो उद्गम है वो पश्चिम घाट के अगस्त्यमलई ढाल, ठीक है, अगस्त्यमलई ढाल से होता है, और यह नदी तिरुनेलवेली जिले से होकर समाप्त भी यहीं होती हैं। तो ये छोटे से इलाके में प्रवेश करती हैं दोस्तों, ज्यादा इसका बड़ा एरिया नहीं है। प्राचीन जो है पांड्य राज्य की राजधानी कोंकणी किसी समय 8 किलोमीटर तक ताम्रपर्णी नदी के अंदर चली गई थी। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 120 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि जो किलोमीटर की लंबाई है वो भी ज्यादा नहीं है। और ताम्रपर्णी नदी जो है कल्याण तीर्थम नामक स्थल पर 90 मीटर ऊंचे जलप्रपात का निर्माण करती है। यह नदी जो है मन्नार की खाड़ी में जाकर गिरती है। मन्नार की खाड़ी कहां पर दोस्तों, अगर आपको जियोग्राफी पता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट सेकंड प्रकार जो हमने डिवाइड किया है, पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां। प्रायद्वीपीय भारत में कुछ नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं, वही अरब सागर में गिरती हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। तो यहाँ पर आपको अब प्रमुख नदियां जो है देखने को मिलेगी दोस्तों। हमारे एमपी की प्रमुख नदी दोस्तों सबसे लंबी नदी है नर्मदा, और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। नर्मदा जो है इस नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की 1057 जो है मीटर ऊंची अमरकंटक चोटी से होती है। तो एमपी का एक अनूपपुर जिला है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है, और यहाँ से 3 नदियों का विकास होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है, तो जो अमरकंटक चोटी है मैकाल पर्वत की, इससे ये निकलती हैं, और प्रायद्वीपीय की पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों में नर्मदा सबसे बड़ी है। अब चीज दोस्तों यहाँ पर समझिए कि प्रायद्वीप की पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां नर्मदा सबसे बड़ी कैसे हुई। मैंने आपको बताया कि जो गोदावरी है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, परंतु जब हम बात करें कि ये जो बहने वाली नदी है नर्मदा, वो पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है, इसलिए नर्मदा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है, पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होने वाली। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है वो एमपी में विंध्याचल पर्वतमाला और दक्षिण में जो सतपुड़ा पर्वत है, इन दोनों के बीच में एक भ्रंश घाटी में ये प्रवाहित होती है। तो इन दोनों पर्वत
श्रृंखलाओं के बीच में नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा हांडियों की ओर मानदता के बीच तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं और जलप्रपात का निर्माण करती है। तो नर्मदा दोस्तों अपने प्रवाह में काफी बड़े बड़े जलप्रपात, फेमस जलप्रपातों का जो निर्माण करती हैं, उसी में दोस्तों यहाँ पर प्रमुख आपको देखने को मिलेगा हांडियों के और मानदता के बीच जो है जलप्रपात जो है ये मिलेंगे। ठीक है, मानदता जो है वो खंडवा का इलाका है। और यहाँ पर आगे देखें तो मध्य प्रदेश में जबलपुर के नीचे भेड़ाघाट की जो संगमरमर की चट्टानों और कपिल धारा प्रपात का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। तो ये काफी फेमस है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में जबलपुर का एरिया है भेड़ाघाट, वहां पर ये काफी बड़ा जो है ऊंचा और धुआंधार जो है जलप्रपात बनाते हैं। तो काफी सुंदर दृश्य जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और वहीं जो है पास में एक और जो है कपिल धारा जो जलप्रपात है, ये जहां से निकलती है दोस्तों अनूपपुर जिले से, वहां से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण भी करती है। तो ये जो जलप्रपात होते हैं दोस्तों वो काफी सुंदर जो है होते हैं देखने के मामले में। तो अगर आप कभी जा सकते हैं तो वहां पर घूमना जो है अवश्य जाइए। ठीक है, तो आपको काफी जो है अच्छा अनुभव रहेगा, फीलिंग बेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि कपिल धारा जो जलप्रपात को धुआंधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो भेड़ाघाट के निकट ये बनाती है धुआंधार जलप्रपात का जो है उसका निर्माण करती हैं और इसका निर्माण नर्मदा नदी करती है। बंजर, शेर, शक्कर, तवा, गमवाल, छोटी तवा, हिरण आदि नर्मदा की सहायक नदियां। तो ये हमारे एमपी से बिलोंग करती है दोस्तों, इसलिए इसकी सारी जो है सहायक नदियों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बंजर नदी है सहायक नदी, फिर इसके बाद शेर, शक्कर, तवा, गमवाल, छोटी तवा, हिरण, ये सभी जो इसकी सहायक नदियां हैं। और नर्मदा की कुल लंबाई जो है 13-12 किलोमीटर है। तो नर्मदा की टोटल लंबाई जब हम भारत में बात करते हैं दोस्तों तो वहां पर कितनी है, 13-12 किलोमीटर है। जबकि जब हम एमपी में देखें, एमपी के संदर्भ में, तो इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों परिप्रेक्ष्य में आपको इसकी लंबाई याद होनी चाहिए। इसका जो है कुल जल ग्रहण क्षेत्र 93,000 वर्ग किलोमीटर है और भड़ोच के निकट यह खंबात की खाड़ी में जो है खाड़ी में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये कहां पर जाकर जो है मिलती है दोस्तों, खंबात की खाड़ी में भड़ोच के निकट। जो भड़ोच है गुजरात का इलाका, भरूच बोलते हैं उसका, तो वहां पर ये जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और नेक्स्ट नदी जो अब हम देखें प्रमुख जो है ताप्ती नदी, तापी नदी भी से बोला जाता है और ये एमपी की दूसरी प्रमुख नदी है दोस्तों। इस नदी का जो है उद्गम स्थल बैतूल जिले का 792 मीटर ऊंचा मुल्ताई नामक स्थल है। तो जो ताप्ती नदी है दोस्तों वो हमारे एमपी के मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक जो स्थल है वहां से ये नदी का जो है उद्गम होता है। यह प्रायद्वीपी पश्चिमी प्रवाह वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब फिर वापस से वही चीज कि यहाँ पर प्रायद्वीपी प्रवाह वाली पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी हो गई नर्मदा, उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है ताप्ती का नाम आएगा। तापी या ताप्ती जो है नदी की कुल लंबाई जो है लगभग 724 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 724 किलोमीटर है और इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र लगभग 64,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हम देखें तो लावदा, पटकी, गज्जल, बोदक, अम्भोरा, खुर्सी, खांडू, कपर, सिपरा और इतोली, खकेकरी और पूर्ण, भोकर, सुकी, मरे, हरकी, मनकी, गुली, अरुणावती, गोमई, नाथुर, गुरना, बोरी, पंजरा आदि है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर सिर्फ ताप्ती नदी कुछ प्रमुख अगर लगे तो वो याद कर लीजिए, ज्यादा आप इसमें डीप में मत याद रखिएगा। ठीक है, इन नदियों को। और आगे है दोस्तों कि नर्मदा के समानांतर प्रवाहित होती हुई जो है सतपुड़ा के दक्षिण में सूरत के समीप एक एस्चुरी का निर्माण करने के बाद ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। तो जो ताप्ती नदी है वो एस्चुरी का निर्माण करती है और अरब सागर में जाकर ये गिरती है। ठीक है, तो मुख्य शहर जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो ताप्ती नदी है वो सूरत के समीप से होकर गुजरती है। सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे ही अवस्थित है, उसी के बाद जो है ये अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, अब दोस्तों एक और प्रमुख नदी है लूनी नदी। इसका जो उद्गम स्थल है राजस्थान में अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत का अन्ना सागर है। तो मुख्य रूप से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जो लूनी नदी है वो कहाँ से निकलती है, जो राजस्थान के अजमेर जिले से। यह नदी जो है 450 जो है किलोमीटर लंबी है और अरावली के समानांतर पश्चिम दिशा में प्रवाह बहती है। अजमेर में पुष्कर झील से निकलने वाली सरस्वती जो है इसकी मुख्य सहायक नदी है। यहाँ पर ये सरस्वती होगा या फिर सरस्वती, ठीक है, तो हो सकता है कि मिस्टेक हो यहाँ पर, तो इसे स्किप कर दीजिए।
और लूनी नदी का जो कुल जलग्रहण क्षेत्र है लगभग 37,000 वर्ग किलोमीटर है और यह नदी कच्छ के रन के उत्तर में साहनी कच्छ में समाप्त हो जाती है। तो ये कहा जाती है दोस्तों कच्छ के रन में। तो क्या है इसके लिए प्रमुख फैक्ट कि जो लूनी नदी है वो निकलती तो अजमेर से दोस्तों, परंतु क्या होती है कि जब ये कच्छ के रन में प्रवेश करती हैं, जो गुजरात का दलदली वाला क्षेत्र है, वहां पर जब लूनी नदी बहती हुई जाती है तो वो क्या करती है उस दलदल के इलाके में गायब हो जाती है, यानी कि लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जियोग्राफी की लैंग्वेज में हम कहें तो वो एक अंतर भूमि हो जाती है, यानी कि वो धरातल के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो वो धरातल से गायब हो जाती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं कि जो लूनी नदी है वो गायब हो गई है। ठीक है, लुप्त हो गई है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट नदी है दोस्तों साबरमती। ये भी मुख्य नदी है। इस नदी का जो है उद्गम स्थल है राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जो है जय समुद्र झील है। तो साबरमती जो है वो कौन से जिले से निकलती है? राजस्थान के उदयपुर जिले से, जय समुद्र झील से। साबरमती प्रायद्वीप में प्रवाहित पश्चिम प्रवाह वाली नदियों में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और सावर और हाथमती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, और साबरमती की जो कुल लंबाई है लगभग 350 किलोमीटर है और कहीं कहीं 416 किलोमीटर भी इसको लंबाई जो है माना जाता है और इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों साबरमती काफी फेमस है। यहाँ पर एक प्रमुख जो है शहर है, उसका नाम आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट शहर भी रखता है और साबरमती जो है दोस्तों वो महात्मा गांधी से भी कनेक्टेड है, तो इसलिए आप मुझे जो है उसका आंसर जरूर कीजिएगा। अब आगे देखें दोस्तों, माही नदी को देख लेते हैं पहले। माही जो है नदी, इस नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के यहाँ पर ग्वालियर नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा धार जिला। ठीक है, तो धार जिले से यह नदी निकलती है, माही मध्य प्रदेश के जिले से। यह नदी धार, रतलाम, गुजरात में प्रवाहित होती हुई अंततः खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यह नदी 560 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से अंतिम में 65 किलोमीटर जो है ज्वार के रूप में है। ठीक है, तो ये होगी दोस्तों हमारी मुख्य नदियों के बारे में प्रायद्वीपी। अब यहाँ पर एक और चीज है कि हिमालय और प्रायद्वीपी नदियों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको ये पूरा दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे छोटा कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हिमालयी और प्रायद्वीपी नदियों में आखिर क्या डिफरेंस है। दोनों नदियों के बारे में अच्छे से मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी है, तो आपको यहाँ पर इसको समझने में भी आपको काफी आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। प्रायद्वीपी जो नदियां हैं पूर्ण विकसित अवस्था की हैं, जबकि हिमालयी नदियां जो हैं अभी भी नए सिरे से अपना विकास कर रही हैं। ठीक है, तो जो नॉर्थ की नदियां हैं हिमालय वाली, वो क्या होती है दोस्तों, ग्लेशियर से निकलती हैं और उसमें की जो है जल की मात्रा भी काफी होती है, तो उनमें जो हम कहें कि जो एनर्जी है वो भी काफी होती है। जबकि जो प्रायद्वीपी नदियां हैं वो मौसम के ऊपर डिपेंड करती हैं, इसलिए वो काफी अब वृद्ध हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो अपनी जो है परिपक्व अवस्था में आ चुकी हैं। प्रायद्वीपी जो नदियों की अपर्दन क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है और इसलिए वे सब अपना जो है मार्ग परिवर्तन करने में अक्षम है। ठीक है, तो उनमें क्या है कि दोस्तों अब अपर्दन की क्षमता कम हो चुकी है, इसलिए वो अब अपना मार्ग यानी कि कटाव करने की जो क्षमता है वो खो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। जबकि हिमालय जो नदियों की अपर्दन क्षमता काफी तीक्ष्ण है और ये अपना जो है मार्ग परिवर्तन करने में भी दक्ष है। तो जो हिमालयी नदियां होती हैं वो अपर्दन के माध्यम से उसी मार्ग पर बनी रहती हैं दोस्तों जहां पर वो गमन कर रही हैं। जबकि क्या होता है कि हम जब प्रायद्वीपी भारत की नदियां देखें तो वहां पर इतनी उनको दिक्कत नहीं आती। जो उनका अफवाह क्षेत्र है जहां वो बह रही है वो निरंतर उसी में बहते रहते हैं, परंतु अगर वहां मान लीजिए कि कोई बड़ा भूखंड आ जाता है तो फिर वो उनमें अपर्दन की क्षमता नहीं है, इसलिए वो क्या करती है फिर उसका कटाव नहीं कर पाती। उत्तर भारत की अनेक नदियां ऐसी हैं जो हिमालय पर्वत श्रेणियों से भी पुराने काल की हैं और हिमालय पर्वत जो जो उभरता गया है वैसे वैसे ये नदियां अपनी घाटी को गहरा करती हुई पूर्ववत प्रवाहित होती रही। उत्थान और नदियों के कटाव की क्रियाएं साथ साथ चलती रही है और इसका परिणाम यह हुआ है कि नदियों की प्रवाह की गति नियमित रही है। दूसरी ओर प्रायद्वीपी नदियों का उद्गम प्राचीन पठारों से हुआ है और जो बहुत पहले ही जो है अपनी संपूर्ण क्षमता का प्रदर्शन कर चुकी हैं। प्रायद्वीप की जो नदियां अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं और निचली घाटियों में इनकी गति लगभग समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये सभी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हिमालय जो नदियां अपने तीव्र प्रवाह श्रेणियों के समानांतर आरंभिक प्रवाह और बाद में अचानक दक्षिण की ओर घूमकर समुद्र में गिरती हैं और इसलिए ये नदियां जो है अपने प्रवाह मार्ग में तंग घाटियों का निर्माण करती है। अब क्या होता है दोस्तों कि जो हिमालय की नदियां हैं वो काफी ऊंचे शिखर से निकलती है और वो अलग अलग जो है स्थानों में प्रवेश करती है, तो उनका जो है एक लक्षण है दोस्तों कि वो क्या करती हैं घाटियों, कंदरा, गोर्ज आदि का जो है निर्माण करती हैं, क्योंकि उनमें जो है अपर्दन की क्षमता होती है। दूसरी ओर जो प्रायद्वीपी नदियां की घाटियां हैं प्राय जो चौड़ी और उतली होती है, तो उनका जो अफवाह क्षेत्र है वो काफी चौड़ा होता है क्योंकि यहाँ का जो ढाल वो बहुत कम है। ठीक है, तो ये सभी जो है डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे।
प्रायद्वीपीय जो नदियों का अपवाह तंत्र अनुगामी है, यानी कि जो प्रायद्वीप की नदियां हैं वो उसी मार्ग में बहती रहती हैं जहां पर उनका अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। जबकि हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र अनुगामी नहीं है, यानी कि वो अपने मार्गों को फॉलो नहीं करती, ठीक है। वो उनका जहां पर जो है मन करेगा वहां पर जो है वो प्रवाहित होती रहती है और अपने अपर्दन की जो क्षमता है उसके माध्यम से वो अपने मार्ग का निर्माण करती रहती है। हिमालय जो नदियां हैं वो सदाबहार है, क्योंकि इनके जल का स्रोत हिमालय के बड़े बड़े हिमनद है, ठीक है। दूसरी ओर प्रायद्वीपीय भारत की जो प्राय अधिकांश नदियां मौसमी हैं। ये नदियां वर्षा ऋतु में जल से भर जाती हैं परंतु शुष्क मौसम में सूख जाती हैं। हिमालयी जो है नदियां तेज प्रवाह और अधिक गहराई लिए हुए होने के कारण यातायात का जो मार्ग है उपलब्ध कराती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं कम गहरी और मौसमी होने के कारण यातायात के अनुकूल नहीं है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि जो जैसे कि हमारी जो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है या फिर सिंधु नदी की हम बात करें तो ये क्या है दोस्तों, काफी विशाल नदियां हैं और काफी जो है फैलाव में भी हम कहें गहरी भी है। तो इस प्रकार से ये क्या होती है कि यातायात के लिए सुलभ होती है। यहाँ पर जो है नाव या फिर हम कहें कि जो इन जो है यातायात के लिए जो प्रयुक्त साधन है उनका जो है उपयोग करके जो है यातायात को आसान बना सकते हैं। परंतु जो हमारे दक्षिण भारत की नदियां हैं वो क्या होती है, एक तो कम गहरी होती हैं, सक्रिय होती हैं, उसके बाद जो है क्या है कि वो मौसम के ऊपर डिपेंड करती है, तो उनमें जो है जल स्तर भी कम होता है, तो वहां पर जो है आप नाव आदि का जो है उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो है इन दो नदी प्रणालियों का अपना अपना पृथक स्थलाकृतिक स्वरूप और पृथक पृथक अपवाह प्रणाली है, इसलिए ये दोनों अलग अलग रूपों में परिलक्षित होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारी जो है जानकारी मेरे द्वारा बता दी गई है और यहाँ पर जो है हमारे आज की क्लास का दी एंड होता है। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरी क्लास अच्छी लगी है तो आप मुझे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आज के लिए शुभ रात्रि।